आज हम चुनाव कार्यों से संबंधित कुछ आवश्यक बातें साझा करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई भी चुनाव होता है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, तो उस समय एक दुरूह कार्य हम शिक्षकों को और सरकारी कर्मियों को करना पड़ता है। मैं एक प्रशिक्षक के रूप में और एक मतदान कर्मी के रूप में अब तक जिन जिन कठिनाइयों का सामना किया हूँ, उन सभी कठिनाइयों को सरलीकृत करने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल और हम एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। एक मतदान कर्मी के नाते मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब हम लोग वज्रगृह में जमा करने जाते हैं। जमा करते समय वहाँ पे बहुत सारे काउंटर बने होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का जांच होता है। उसके बाद ही हमारे ईवीएम और बाकी चीज़ों का वहाँ पे जमा किया जाना संभव हो पाता है। इसके लिए सबसे पहले खुला लिफाफा होता है जिसकी जांच की जाती है। वहाँ पे जो भी कर्मी प्रतिनियुक्त होते हैं वो लोग खुला लिफाफा देखते हैं, और इस खुले लिफाफे में कुल 9 मदें शामिल होती हैं, जिसमें पहला मद जो है वो पीओ की डायरी है। निर्वाचन कार्य में पीओ की डायरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसी डायरी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिन भर की चुनाव से संबंधित गतिविधियों को अंकित करते हैं। यदि पीओ की डायरी सही है तो जमा हो पाता है, और नहीं है तो फिर नहीं हो पाता है। इस डायरी की इतनी महत्ता है कि यदि पीओ ने लिख दिया कि मतदान शांतिपूर्ण नहीं हुआ या कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ तो वहाँ का मतदान रद्द भी हो जाता है और पुनः मतदान की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए पीओ की डायरी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इसे बहुत सही भरना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण जो सूचना इसमें है वो है पीओ का घोषणा। पीओ यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक घोषणा पत्र भरना होता है, जिसमें इन बातों का उल्लेख होता है कि चुनाव कब शुरू हुआ, बीच में यदि ईवीएम मशीन बदलने की ज़रूरत पड़ी तो उसका उल्लेख करना होता है, यदि नया ईवीएम मशीन लगाया गया तो उसकी सूचना दी जानी होती है, यदि किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हुआ तो उसकी भी घोषणा करनी होती है। तीसरा जो इसमें मद है वो है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। ये प्रपत्र सी 17C में जमा होता है, और चौथा पेपर जो है वो है पेपर सील लेखा। पांचवा जो प्रपत्र है वो है वोटर टर्न आउट रिपोर्ट PS05 में ये उपलब्ध कराया जाता है। और छठा है मॉक पोल सर्टिफिकेट। हम सब जानते हैं कि चुनाव प्रारंभ होने के पहले चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग एजेंट और मतदान कर्मियों की उपस्थिति में मॉक पोल कराया जाता है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट देना होता है, जिसपे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट का सिग्नेचर होता है। इसके बाद 7वीं मद जो है वो है विजिट सीट, और 8वीं मद है चालान की प्रति। 9वीं मद जो है पर्यवेक्षक की 16 सूत्री रिपोर्ट। और ये 9 के 9 मद जो हैं इन सभी को खुला रखना है और सबको 2-2 प्रतियों में तैयार करना है, जबकि मद संख्या 8 यानी चालान की प्रति को 3 प्रति में तैयार करना है। जब हम जाएंगे वज्रगृह में तो सबसे पहले इन सारे प्रपत्रों की जांच होगी, और सब सही होंगे तो उसके बाद एस्टिट्यूटिव पैकेट, नॉन एस्टिट्यूटिव पैकेट और बाकी जो पैकेट्स हैं उनकी जांच होगी। तो खुला लिफाफा तो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं एस्टिट्यूटिव पैकेट की। यह ग्रीन कलर का होता है। इसमें कुल 5 मदें शामिल होती हैं। पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास होती है। निर्वाचक नामावली की 3 प्रतियां मिलती हैं, जिनमें किसी एक पे पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट चिन्ह लगाते रहते हैं और उसे चिन्हित प्रति कहा जाता है। दूसरा है मतदाता रजिस्टर यानी 17A, और तीसरा है मतदाता पर्ची, जो मतदान करने वाले हर मतदाता को उपलब्ध कराई जाती है। और चौथा है अप्रयुक्त निवेदित मत पत्र। पांचवा है प्रयुक्त मत पत्र एवं फॉर्म 17B में सूची। इस पैकेट में डाले जाने वाले सभी लिफाफे अलग अलग सीलबंद होते हैं, और पुनः सभी लिफाफों को, जो 5 लिफाफे हैं, उनको हरे रंग के बड़े लिफाफे में डालकर उसे सीलबंद किया जाता है। उस पर हस्ताक्षर, तिथि,
मतदान केंद्र का संख्या और उसका नाम और मुहर सब लगाया जाता है। अगला जो पैकेट है उसे कहते हैं नॉन एस्टिट्यूटरी पैकेट। ये येलो कलर का होता है और इसमें कुल 10 मदें शामिल होती हैं। पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियां। जैसा कि मैं पहले बताया कि निर्वाचक नामावली 3 प्रतियों में उपलब्ध होती है, जिसमें एक प्रति पे तो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के द्वारा काम किया जाता है, बाकी 2 प्रतियां शेष रह जाती हैं तो उनको नॉन एस्टिट्यूटरी पैकेट में जमा किया जाता है। दूसरा है फॉर्म 10। फॉर्म 10 में पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की जाती है। हर प्रत्याशी अपने मनपसंद के व्यक्ति को पोलिंग एजेंट बना सकता है और प्रत्याशी द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट अपना नियुक्ति पत्र फॉर्म 10 में ला करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उपलब्ध कराता है, वो भी नॉन एस्टिट्यूटरी में जमा होता है। तीसरा है फॉर्म 12B। ये इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र। और चौथा है फॉर्म 14A। फॉर्म 14A दिव्यांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों के द्वारा की जाने वाली घोषणा से संबंधित होता है। और पांचवा होता है आयु संबंधी घोषणा एवं सूची। छठा जो है वो रसीद बुक एवं कैश। और सातवां है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील। आठवां है अप्रयुक्त मतदाता पर्ची। नौवां है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग। और 10वां है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रैप सील। ये 10 चीज़ें नॉन एस्टिट्यूटरी पैकेट में शामिल होती हैं। तो एस्टिट्यूटरी और नॉन एस्टिट्यूटरी हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो बचता है वो थर्ड पैकेट होता है। थर्ड पैकेट भूरे रंग का होता है और इसमें कुल 7 सामग्रियां होती हैं। पहला है पीओ की हस्त पुस्तिका हैंडबुक। हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मतदान कार्यों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश के लिए निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा एक हैंडबुक उपलब्ध कराया जाता है, उसको भी थर्ड पैकेट में रिटर्न करना होता है। आजकल हम जानते हैं कि ईवीएम के द्वारा मतदान होता है, तो ईवीएम को चलाने के लिए भी एक निर्देशिका होती है, उस निर्देशिका को भी थर्ड पैकेट में जमा करना होता है। अमिट स्याही का सेट, इसे भी जमा करना होता है। स्टैम्प पैड, मेटल सील, एरो क्रॉस मार्क और अमिट स्याही का कप, ये सारी चीज़ें थर्ड पैकेट जो भूरे रंग का होता है उसी में जमा कर दी जाती हैं। अगला पैकेट है उसे फोर्थ पैकेट के नाम से जाना जाता है और यह नीले लिफाफे का होता है। अभी तक हमने जो बात की एस्टिट्यूटरी, नॉन एस्टिट्यूटरी, थर्ड पैकेट, तो इन सारे पैकेट में जितनी चीज़ें डाली जानी थी उन सबको हमने गिन लिया कि ये डाल दी जानी है। इसके बाद अगर कोई चीज़ बच जाती है तो उसे फोर्थ पैकेट में डाल दिया जाता है। इस तरह हमारा पैकेट तैयार हो गया और अगर हमारा पैकेट तैयार है तो फिर जमा करने में कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए अब हम कुछ बात करते हैं मतदान कर्मियों, खासतौर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकेंड और पोलिंग ऑफिसर थर्ड के कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में। तो पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी मतदान केंद्र का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, इस नाते उसकी जिम्मेदारी भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। हालांकि सच कहिए तो इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम और सामूहिक उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है। अंतिम रूप से तो जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है, बट हर बूथ के लिए नियुक्त पीठासीन पदाधिकारी जो हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रिजाइडिंग साहब को सबसे पहले क्या करना है कि मतदान के लिए प्रस्थान करने के पहले जो उनको मतदान सामग्री दी जाती है एक थैले में दी जाती है, उसके संग एक चेक लिस्ट भी होता है। उस चेक लिस्ट से उस सामग्री का मिलान कर लेना है अपने सहयोगी मतदान कर्मियों के सहयोग से। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि पहले मिलान कर लें। उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उसको एक्टिवेट करें, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कनेक्ट कर लें और उसके बैटरी की जांच कर लें कि बैटरी पूरी तरह कारगर है या नहीं। इसके अलावा ईवीएम का नंबर, मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की संख्या और क्या ईवीएम मशीन उसी मतदान केंद्र के लिए अलॉट है, इन सारी चीज़ों का जांच कर लेना चाहिए।
अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिजाइडिंग को ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रेप सील का नंबर और संख्या दोनों नोट कर लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और बार बार इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अब प्रिजाइडिंग साहब अपनी टीम के संग पोलिंग बूथ पे प्रस्थान कर जाएंगे और वहाँ पे इनका जो कर्तव्य है, सुबह होते होते मतदान के लिए तैयार कर लेना है मतदान केंद्र को। तो सबसे पहले मॉक पोल करना है। वास्तविक मतदान के 90 मिनट पहले यानी लगभग 1.5 घंटा पहले मॉक पोल शुरू होगा। मॉक पोल के पहले संभव हो तो पोलिंग एजेंट की नियुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति जो प्रत्याशी होते हैं वो लोग करते हैं और पोलिंग एजेंट आकर के अपना नियुक्ति पत्र प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देते हैं। इसलिए ये काम पहले हो जाना चाहिए और उसके बाद मॉक पोल करा लेना चाहिए। मॉक पोल पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में ही कराया जाना चाहिए। यदि पोलिंग एजेंट ससमय उपस्थित नहीं होते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। उसके बाद भी नहीं होते हैं तो अपने मतदान कर्मियों के सामने मॉक पोल करा लेना चाहिए। मॉक पोल कराने के बाद CRC, शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर के द्वारा मॉक पोल को डिलीट कर देना चाहिए। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को क्लोज करेंगे, फिर उसके रिजल्ट बटन को दबा करके देखेंगे कि कितना रिजल्ट हुआ और उस रिजल्ट का हम मिलान करेंगे। जब हम मॉक पोल करा रहे थे तो कराए गए मतों का लेखा और रिजल्ट बटन में जो अंकित है उनका मिलान करेंगे। यदि दोनों सही है तो हमारा मॉक पोल सही माना जाएगा और मशीन त्रुटि रहित मानी जाएगी। और जब रिजल्ट देख लेंगे तो उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि डिलीट नहीं करेंगे और यूं ही मतदान कराएंगे तो मॉक पोल में जो मतदान हुआ है वो भी काउंट हो जाएगा। इसलिए इसका क्लियर किया जाना आवश्यक है। और इतना सब करने के बाद स्विच ऑफ करेंगे कंट्रोल यूनिट को और फिर उसको सील बंद करेंगे और उसके बाद वास्तविक मतदान के लिए उसको ऑन करेंगे। मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियों को निकालकर कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट से मिलान कर लेना है और पर्चियों पर मॉक पोल का मुहर लगाकर काले लिफाफे में सील कर देना है। काले लिफाफे पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर होगा, डेट डाला जाएगा, मतदान केंद्र का नाम तथा उसकी संख्या डाली जाएगी और फिर उस काले लिफाफे को प्लास्टिक के डब्बे में रखकर, एक प्लास्टिक का डब्बा भी निर्वाचन आयोग उपलब्ध कराता है, तो प्लास्टिक के डब्बे में रखकर पिंक पेपर सील से उसे सील कर दिया जाएगा और उस पर तिथि, मतदान का केंद्र और संख्या सब अंकित किया जाएगा और उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर तथा मतदान कर्मी का हस्ताक्षर भी होगा। मतदाता रजिस्टर 17A जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो समाप्ति के बाद मतदाता रजिस्टर 17A में जो अंतिम प्रविष्टि होगी यानी जो अंतिम मतदाता का नाम अंकित होगा, वहीं पे एक सीधी लकीर खींच करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रमाणित कर देंगे कि अंतिम मतदाता की संख्या इतनी थी। इसके बाद अब हम आते हैं मतदान कर्मी प्रथम के दायित्व के बारे में बात करते हैं, यानी P1 की भूमिका क्या है। तो P1 की सबसे बड़ी भूमिका है मतदाता की पहचान करना। मतदाता जब भी उनके सामने आएगा आइडेंटिटी कार्ड लेकर के तो उसे पहचान करेंगे और पहचान करके ज़ोर से बोलेंगे, जिससे कि पोलिंग एजेंट भी ये सुन सके कि मतदाता कौन है। और यदि पोलिंग एजेंट सहमति देता है यानी आपत्ति दर्ज नहीं करता है तो उसे P2 के पास भेज देंगे आगे के कार्य के लिए। इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट पुरुष मतदाता एवं महिला मतदाता दोनों का अलग अलग लेखा रखेंगे कि कितनी महिलाओं ने मतदान किया और कितने पुरुषों ने मतदान किया। पुरुष मतदाताओं के नाम वाले बॉक्स को क्रॉस कर देंगे
और महिला मतदाताओं के नाम वाले बॉक्स को क्रॉस तो करेंगे ही, साथ में सर्किल से घेरा भी बना देंगे। प्रत्येक 2 घंटे पर कुल जो मत डाले गए हैं उनका प्रतिशत निकाल लेंगे। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, पोस्टल बैलेट, प्रॉक्सी वोटर्स की सूची, ये सब संलग्न रहती है, इसकी भी जांच कर लेंगे कि संलग्न है या नहीं। इतने सारे कार्य पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट को करने हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ पोलिंग ऑफिसर 2 के दायित्व की। पोलिंग ऑफिसर 2 जो है मतदाता रजिस्टर 17A में पहचान दर्ज करेंगे और जो वैध दस्तावेज लेकर मतदाता आया है उसका क्रमांक अंकित करेंगे। इसके बाद मतदान पर्ची जारी करेंगे और मतदाता के उंगली में अमिट स्याही लगाएंगे और फिर P3 के पास भेज देंगे। अब P3 का दायित्व है कि वह मतदाता पर्ची को कलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यूनिट से कमांड देकर मतदान करने के लिए कहेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंट्रोल यूनिट के बिजली का लैंप जब तक जलेगा तब तक मतदान पूरा हुआ नहीं माना जाएगा, इसलिए इंतज़ार करेंगे। जैसे ही बिजली का लैंप बंद होगा अगले मतदाता के लिए वो कमांड जारी करेंगे। तो ये लगभग संक्षिप्त में बातें हुई। अब कुछ विशिष्ट बातों की चर्चा कर लेते हैं जो मतदान के लिए आवश्यक हैं। हम सब जानते हैं कि मतदान को सुगम सरल बनाने के लिए BLO के द्वारा प्रत्येक मतदाता को हस्ताक्षर युक्त एक पर्ची दी जाती है। उस पर्ची में मतदाता का क्रमांक अंकित होता है और वही पर्ची लेके जाते हैं, जिससे पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट जो हैं उनका काम बहुत आसान हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि BLO द्वारा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान है। यदि दिव्यांग मतदाता ब्रेल लिपि जानता है तो उसे अलग से सहयोगी नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि दिव्यांग मतदाता ब्रेल लिपि नहीं जानता है तो उसे 18 वर्ष से अधिक आयु का एक सहयोगी दिया जाएगा। अब बात करते हैं चैलेंज वोट की। तो चैलेंज वोट क्या है? जैसे कोई मतदाता आता है और कहता है कि मैं मतदाता हूँ, तो जो वहाँ पोलिंग एजेंट है या तो हाँ कहता है या आपत्ति दर्ज करता है। यानी पोलिंग एजेंट चाहे तो किसी मतदाता को चैलेंज कर सकता है कि ये वैध मतदाता नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके वैधता की जांच की जाएगी और जांच करने पे यदि मतदाता सही पाया जाएगा तो वोट देगा और मतदाता सही नहीं पाया जाएगा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इसी तरह यदि एजेंट चैलेंज करते हैं और गलत पाए जाते हैं तो उनसे जो 2 रुपये की सिक्योरिटी मनी ली जाएगी उसे जब्त कर लिया जाएगा। अगला है निवेदित मत यानी टेंडर वोट। तो टेंडर वोट क्या होता है? यदि मतदाता वैध है तो बैलेट से मतदान करेगा। जैसे कोई व्यक्ति है और उसका पहले ही किसी ने वोट डाल दिया है, फिर वो आता है तो कहता है नहीं मैं मतदाता हूँ। अगर वो सही साबित होता है, वैध मतदाता है, तो बैलेट से वो मतदान करेगा और यदि गलत साबित होता है तो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। प्रॉक्सी वोट की व्यवस्था है। हम जानते हैं कि हमारे सुरक्षा जवान बॉर्डर पे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। संभव नहीं है कि वह आके अपने मतदान केंद्र पे मतदान करें। ऐसी स्थिति में वह किसी व्यक्ति को अधिकृत करते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति आकर के EVM से मतदान कर सकता है। इसे प्रॉक्सी वोट कहा जाएगा। नियम 49O बहुत महत्वपूर्ण है, जान लेना। यदि कोई मतदाता आता है और सारी प्रक्रिया पूरी करता है, P1, P2 और उसके बाद P3 के पास जाता है, P3 उसको कमांड भी दे देता है मतदान करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि हम मतदान नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे? उससे झगड़ा नहीं करना है, बस उसको जो है रजिस्टर 17A में रिमार्क लिख देना है और फिर वो जाए। इससे आगे उसको कुछ नहीं छेड़ना है। एक है नियम 49M। यदि कोई मतदाता जबरन घुस जाए मतदान प्रोक्वेस्ट में
तो नियम 49M के अंतर्गत उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। एक नियम है 49M, यदि मतदाता कहे कि उसका मत जिसे वह नहीं देना चाहता उसी को पड़ रहा है, यानी वो मशीन पे संदेह करे और पूरे पोलिंग पे संदेह करे, तो फिर उसकी जांच की जाएगी और इसे टेस्टेड वोट कहा जाता है। यदि टेस्टेड वोट में मतदाता का आरोप सही पाया जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना देंगे और मतदान तत्काल रोक देंगे, और यदि मतदाता का आरोप निराधार पाया जाता है तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सब कुछ सामान्य बातें हैं जिसको यदि हम ध्यान में रखें तो मतदान कार्य बहुत सरल हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। मतदान हम जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है। इसके द्वारा संप्रभु जनता अपने इच्छाओं की अभिव्यक्ति करती है, मनपसंद सरकार का गठन कराती है, और जाहिर सी बात है कि इसमें मतदान कर्मी जो हैं इन्हें पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए। आजकल हम जान रहे हैं कि कोविड-19 महामारी बहुत विकराल रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है, इसलिए कोविड के निर्देशों का भी पालन किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी इसके लिए कोशिश कर रहा है। लगभग पर्याप्त संख्या में सैनिटाइज़र मौजूद होंगे, थर्मल स्कैनिंग होगी मतदाता की, उसके बाद ही जाने दिया जाएगा। यदि किसी मतदाता की थर्मल स्कैनिंग 3 बार करने पे भी हाई टेम्परेचर मिलता है तो उसको सबसे अंत में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। सैनिटाइज़र पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, ग्लोव्स रहेंगे। तो सरकार तो कर रही है अपना काम, हमें भी अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरे जिम्मेदारी के संग करना है। आशा है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और जब तक चुनाव है या जब चुनाव होगा तब तक इन बातों को स्मरित करने की आवश्यकता होगी। तो आपसे अपेक्षा है कि आप मेरे YouTube चैनल अरहम एकेडमी पे बने रहें। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कुछ उपयोगी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।